हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर कि हम आंसर कैसे लिखें। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आंसर कैसे लिखना है, प्लीज़ बता दीजिए। और मैं जब जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि सर मेंस में आंसर कैसे लिखना है ये बता दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। राइट, तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आज हम इसको आंसर करेंगे। और आप सबको ऑब्वियसली पता है कि आपको नॉलेज कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपको मार्क्स कितने मिलने वाले हैं। आपको मार्क्स उस चीज़ पे मिलते हैं जो आपने उस कॉपी में लिखा होता है, जो आपने अपने आंसर्स में लिखा होता है। और क्या लिखा होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने उसको कैसे लिखा होता है। क्योंकि जो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो आपका एग्जामिनर है उसका कोई पैशन नहीं था जब वो पैदा हुआ था कि नहीं मैं बड़े होकर कॉपीज चेक करूंगा। वो उसकी मजबूरी है, उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है। तो अगर आप उसके काम को आसान बनाओगे उसके लिए तो वो आपको मार्क्स ज़्यादा देगा। पर अगर आप उसके काम को बहुत डिफिकल्ट बनाओगे कि उसको ढूंढना पड़ रहा है कि आपकी कॉपी में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो फिर वो आपको मार्क्स कम मिलेगा। तो जैसे जैसे उसका काम आप ईजी बनाओगे, राइट, उसका एफर्ट जो है जितना कम होगा, मार्क्स आपको आपके उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। ये रिलेशन है, ठीक है। एफर्ट में और आपके मार्क्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और अगर उसका एफर्ट बढ़ा, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी आपकी कॉपी में, तो आपके मार्क्स जो हैं वो इस तरीके से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो आपको जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आपको सारी चीज़ें उसके लिए इतनी आसान बना देनी है कि वो एक पेज टर्न करे और उसको सब कुछ पता चल जाए कि अच्छा इस आंसर में जो जो रिक्विजिट्स थे सारे के सारे फुलफिल हो गए। तो ये एक तरीका होता है आंसर लिखने का। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। फिर उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका आंसर कैसे करें। और अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे करें। इन सारे क्वेश्चंस को आज मैं एड्रेस करूंगा आज के सेशन में। और पर उससे पहले मैं आपसे जो बात करता हूं वो बात फिर करूंगा कि हम लोगों का जो इनिशिएटिव है वो लॉ की स्टडीज को प्रमोट करने के लिए, जो लोग जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम देना चाहते हैं या लॉ से रिलेटेड और कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग लॉ का बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर में बैठ के एक्सेस कर सकें और कोई भी एग्जाम क्लियर कर सके। क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो कंसेप्ट पढ़ाते हैं वो इस एम के साथ पढ़ाते हैं कि आपको उस कंसेप्ट का होलिस्टिक नॉलेज हो जाए, राइट। उसके बाद आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी का एग्जाम लिख लो, वो निकलेगा ही निकलेगा। और उससे उस सब्जेक्ट को अगर किसी और लॉ के एग्जाम में पूछा जा रहा है तो वहां पे भी आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, मुझे पता है। मुझे बहुत एनकरेजिंग कमेंट्स मिलते हैं लोगों से मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ। और उसके अलावा जो मुझे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे वो भी काफ़ी एनकरेजिंग होते हैं। जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके भी आप सारे लोग आंसर करते हो। तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। और अपन इस क्लासरूम को जो अभी आप लोगों तक सीमित है, मैं उम्मीद करता हूँ हर छोटे शहर का, हर बड़े शहर का, हर लॉ स्टूडेंट, हर लॉ कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा, हर तैयारी करने वाला बच्चा एक दिन इस चैनल को, इस क्लासरूम को अपने एक्सेस कर पाएगा। ये क्लासरूम आप हर उस इंसान तक पहुंचा दो और उस इंसान की मदद करो, राइट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और अगर कोई प्रॉब्लम है मेरी तरफ से, आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, कोई चीज़ें इंप्रूव करनी है, आप मुझे मैसेज करो। मैं 100% उस चीज़ को सुनूंगा और हो सकता है मैं आपसे बात भी करूं, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो पहला काम, आंसर राइटिंग के जो टिप्स हैं उसमें जो पहला टिप है वो ये है कि जो मैं आपको पहले बता रहा था, टीचर का जो एग्जामिनर है उसका एफर्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर उसे कम एफर्ट डालना पड़ रहा है तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। और अगर उसका एफर्ट यहाँ है, एफर्ट उसको ज़्यादा डालना पड़ रहा है, तो आपको मार्क्स क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो सबसे पहला टिप क्या है, आप अपनी कॉपी में जो आंसर्स प्रेजेंट करो तो आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए दैट शुड बी नीट एंड क्लीन।
प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आप कर्सिव राइटिंग में लिखो, आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हैंड राइटिंग अगर आपकी एवरेज भी है, नॉर्मल हैंड राइटिंग के साथ भी अपना प्रेजेंटेशन बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ये बोल दिया प्रेजेंटेशन बेटर तो कर सकते हैं, पर कैसे बेटर करें उसका भी इलाज मैं आपको बता रहा हूं, उसका भी आंसर मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन आया आपके पास, एंड क्वेश्चन है वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, और ठीक है केवल इतना ही रख लेते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए आप कैसे अप्रोच करोगे? आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लो इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट अगर क्वेश्चंस हैं 2-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें इंट्रोडक्शन लगने की जरूरत नहीं है, वो आप नॉर्मली लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन है तो आप सिंपली लिख सकते हो कि यस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल एंड आर्टिकल्स 25 to 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एवरीवन एंड ऑल्सो आर्टिकल 29 and 30, ठीक है। तो बस इतना लिख दिया काफी है, अगर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन है 8 मार्क्स का 10 मार्क्स का, तो आप कैसे अप्रोच करोगे? तो यहां पे आप इसका पहले क्या लिखोगे? इंट्रो, ठीक है। अब इंट्रो में आप बताओगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का एक बेसिस है, राइट। और सारे लॉज, जो कोई भी लॉ अगर उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो वाइड हो जाता है ना, उसको जुडिशियल रिव्यू पे उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है, वो स्टैंड नहीं कर सकता। ऐसे 1-2 लाइन में नॉर्मली आप बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बाद आप क्या बताओगे कि सेक्युलरिज्म क्या है, ठीक है। आप ये और जनरली क्या बता दोगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि प्रीएम्बल में बोलता है कि सेक्युलर है, और फिर उसके बाद बोल दोगे आर्टिकल 25 to 28 एंड देन 29 and 30 ऑल्सो डील विद सेक्युलरिज्म, दैट्स इट। ये 3-4 लाइन आपने 5 लाइन लिख दी, इंट्रो खत्म। अब आप मेन बॉडी में आओ। तो जब मेन बॉडी में आओगे, और ये हेडिंग मत डाल देना प्लीज, मेन बॉडी, ये मेन बॉडी हेडिंग नहीं डालते हैं। ये मैंने एक स्टूडेंट को बताया था तो उसने मेन बॉडी हेडिंग डाल दी थी। मेन बॉडी हेडिंग नहीं डालना होता है, मैं आपको बस बता रहा हूँ क्या लिखना है इसमें। तो इसमें आप अपना मेन कंटेंट लिखो कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आप बताओ कि प्रीएम्बल ऐसा बोलता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रीएम्बल ऐसा बोलता है, फिर यहाँ पे बोलो कि प्रीएम्बल शुरुआत में एक सेक्युलर वर्ड नहीं था, 42nd अमेंडमेंट से उसको 42nd अमेंडमेंट 1976 से वो वर्ड ऐड किया गया। फिर आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, वो इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, ये सारे के सारे बोलते हैं कि भाई इक्वालिटी रहनी चाहिए, ठीक है। अनटचेबिलिटी की बात 17-18, तो जो भी आर्टिकल 14 to 18 वाला जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो किससे डील करता है? इक्वालिटी से। तो उसमें ये भी है कि कोई आप किसी को रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। फिर अगर हम और स्पेसिफिक जाएं जहां पे रिलीजन के बारे में लिखा हुआ है, तो वो आर्टिकल्स 25 to 28 हैं, एंड देन 29 and 30 भी टू सम एक्सटेंट, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को अपना इंस्टीट्यूशन चलाने की आज़ादी है। तो आपने 25 to 28 लिख दिया कि फिर राइट टू रिलीजन 25 to 28, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो 2-2 लाइन में सारे आर्टिकल्स को। फिर उसके बाद आर्टिकल 29 and 30, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? कंक्लूजन दोगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये हर क्वेश्चन में, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, होना मैंडेटरी है। क्योंकि अगर ये होता है, कंक्लूजन आपने लिखा होता है, तो ऐसा लगता है आपने अपने आंसर को क्लोजर दिया है, आपने अपना आंसर खत्म किया है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो ऐसा लगता है कि आपने अधूरा छोड़ दिया, भले ही आपने पूरा किया हो, बट वो उतना अच्छा लगता नहीं है, ऐसा लगता है आपने उस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया। तो इसीलिए आप ये फॉर्मेट फॉलो करोगे कब? जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब। क्या मैंडेटरी है? इंट्रो, देन मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो ये तो हो गया कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अपन आंसर करें। दूसरा क्या है? दूसरी चीज ये है कि नीट एंड क्लीन कैसे लिखे। तो देखो उसका टिप्स क्या है? आप क्या करो, नीट एंड क्लीन में क्या है? एक तो आप पॉइंट वाइज लिखो, राइट, जहां जहां पॉसिबल हो, वेर एवर इट इज पॉसिबल।
तो पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 करके, तो वो बेटर चीज़ रहती है। एंड जहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो ज़बरदस्ती पॉइंट वाइज मत लिखो, तो फिर आप पैरा वाइज लिखो। पर जब पैरा वाइज लिख रहे हो तो मान लीजिए आपका ये पेज है जिस पे आप आंसर कर रहे हो, ठीक है। अब आपने अपना आंसर शुरू किया यहां से, तो आपने 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, चौथी लाइन तक आते आते आप यहां पे रुक जाओ, ठीक है। या फिर आप ये भी पूरा लिख लो, पर अब जो है 5वीं लाइन से पैरा चेंज कर दो और यहां से लिखना शुरू करो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर 3 लाइन लिखी, फिर उसके बाद क्या करो, फिर पैरा चेंज करो और फिर उसके बाद यहां से लिखो, इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, और थोड़ा सा तो आप देखिए इससे क्या होगा, आप जो भी पॉइंट्स लिखेंगे वो समझ आएगा कि आपने थोड़ा सा वो नीट लगेगा। अब आप अगर आंसर लिखो पूरा ऐसे करके पूरा लिख दो, ठीक है। पूरा यहां से शुरू करो कोई भी आंसर और सीधा यहां पे आके आप खत्म करो, बीच में कोई गैप नहीं, कोई सांस नहीं दे रहे हो आप उसको कि थोड़ा सा दिखाई दे जाए कि भाई आपने क्या लिखा है। तो फिर जो एग्जामिनर है, आप याद रखो इस बात को कि जैसे जैसे उसका एफर्ट बढ़ रहा है आपके मार्क्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो एफर्ट उसका कम लगेगा अगर आप ऐसे लिखोगे, तो थोड़ा वो नीट लगेगा, ठीक है, जब आप पैरा चेंज करके ऐसे लिखोगे। पर अगर आप पूरा यहां से शुरू करके यहां पे खत्म कर रहे हो तो उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसको बहुत ढूंढना पड़ेगा कि आपकी कॉपी में क्या लिखा है, और जैसे ही उसे ढूंढना पड़ा आपके मार्क्स कम हो गए। तो ये चीजें आप एक ध्यान रखो। उसके अलावा क्या करो, हाईलाइट कर दो कुछ चीजों को, जैसे हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। कोई सेक्शन नंबर है, ठीक है, उसको हाईलाइट कर दो। उसके अलावा केस लॉ है, उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। किसी का कोई कोर्ट है तो कोशिश करो कोर्ट से याद रखो। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप किसी भी लॉ में आप समझ लो कि भाई सीपीसी है तो सीपीसी का बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस को पकड़ लो, उससे रिलेटेड 4-5 कोर्ट्स याद रख लो। सीपीसी का कोई भी क्वेश्चन है वो कोर्ट डाल दो घुमा फिरा के कहीं ऐड करके। तो वो जिस इंसान ने कोर्ट डाला होगा, किसी एक स्कॉलर का कोर्ट डाल दिया, किसी सुप्रीम कोर्ट जज का या लॉयर का रिनाउंड है ना, तो अगर आप उसका कोर्ट डाल दोगे तो जिन लोगों ने नहीं डाला है आपको उनसे आधा या 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। और एग्जाम में सिलेक्ट होना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्ट होना, वही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं जो 1-1 मार्क एक्स्ट्रा स्कोर करते हैं, क्योंकि आंसर तो सब लिखेंगे बट इट्स हाउ यू प्रेजेंट इट, और उसके बेसिस पे आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। वो जो 1 एक्स्ट्रा मार्क है अगर हर क्वेश्चन में आपको मिल रहा है तो अल्टीमेटली आपको दूसरों पे 15-20 मार्क्स की लीड दिला देगा और अल्टीमेटली वही आपका सिलेक्शन कराएंगे। तो तीसरा काम आपको ये करना है। और चौथा काम, तो बेसिकली प्रेजेंटेशन की तो ये 3 जो मेन चीजें हैं, क्या आप पॉइंट वाइज लिखिए, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन रखिए। कैसे होगा, पॉइंट वाइज लिखिए, जहां जहां पॉसिबल है, जहां पॉसिबल नहीं है पैरा वाइज लिखिए, पर पैरा चेंज कर करके लिखिए। 4 लाइन लिख के एक पैरा चेंज करो फिर लिखो, फिर 3 लाइन लिख के फिर पैरा चेंज करके ऐसे लिखो। फिर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या हो सकता है, सेक्शन नंबर हो सकता है, केस लॉ हो सकता है, किसी भी बड़े जूरिस्ट का कोई कोर्ट है वो हो सकता है, ठीक है। तो आप हाईलाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हाईलाइट कैसे करें, तो आप हाईलाइट करने के लिए इन डबल इन्वर्टेड कॉमास का, इन कोट्स का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ऐसे हाईलाइट कर सकते हो अंडरलाइन करके, ठीक है, या उसके अलावा आप कलर भी चेंज कर सकते हो, बट उतना टाइम नहीं होता है जब आप मेंस का आंसर लिखते हो कि आपके पास टाइम हो कि आप ब्लैक और ब्लू करो, तो जनरली मैं वो एडवाइस नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप ये 2 मेथड्स अपना सकते हो, अंडरलाइन करने के लिए और ये करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो नीट एंड क्लीन कैसे रखना है ये वाली चीज समझ आई होगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, डू नॉट फूल, डोंट ट्राई टू फूल योर एग्जामिनर। ठीक है, आप उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मतलब अगर वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो ये तो निश्चित है कि उसे थोड़ा बहुत तो कुछ आता ही होगा, तभी वो आपकी कॉपी उसे चेक करने को दी गई है, ठीक है। हो सकता है वो बहुत अच्छा, आपको ना लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट एक्चुअल में वो आपसे तेज़ है, इसीलिए वहाँ पे वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। तो वो एक बार में कॉपी का पेज टर्न करते ही समझ जाएगा आप क्या करना चाह रहे हो, तो कभी फूल मत करो, ठीक है। आप कुछ जो आता है आप वो लिखो, या फिर आप उससे कनेक्टेड कुछ लिखो, पर ऐसा नहीं है कि आप, कई बार लोग क्या करते हैं, फेक केस लॉज लिख देते हैं। तो लॉ में कैसे फूल करने की कोशिश करते हैं, फेक केस लॉज लिख दिए,
ठीक है, बना के अपनी मर्जी से, कोई केस लॉ याद नहीं है, फेक केस लॉ लिख दिया, यार मत करो ऐसा। क्योंकि अगर पकड़ गए, वो समझ गया, तो आपका केवल उस क्वेश्चन में आंसर मार्क्स कम नहीं होंगे, पूरे आने वाले जो आंसर्स हैं उन सब में आपके मार्क्स कम होंगे। ठीक है, तो ये मत करो। थर्ड, आप अपने आंसर्स लिख रहे हो उनमें कंसिस्टेंसी रखो। क्या रखो? कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया 10 पेज का, क्वेश्चन नंबर 2 2 पेज का, क्वेश्चन नंबर 3 8 पेज का, ऐसे मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप, इससे दो नुकसान है। पहला कि अगर आप एक क्वेश्चन 10 पेज में लिख रहे हो तो उसकी उम्मीद बढ़ जाती है, जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपने ऐसे ही किया होगा। पर जब आप नहीं करते हो तो उसको लगता है कि शायद इसको इतने अच्छे से आता नहीं था, तो मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। जबकि भले ही आपने अच्छा लिखा हो बट फिर भी आपको थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ये काम नहीं करना है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। सारे क्वेश्चंस में के जो आंसर्स हैं वो कंसिस्टेंट करने हैं, उतने ही पेजेस लिखने हैं। ठीक है, और दूसरा जो लॉस होगा वो ये होगा कि जो आपने अगर एक आंसर में 10 पेज लिख दिए, तो अगर वो आंसर कितना 10 मार्क्स का है सपोज, तो आपको मैक्सिमम कोई इंसान कितना दे देगा? 8 दे देगा, बहुत अच्छा लिखोगे तो। ऐसा तो नहीं है 10 में वो 10 में 20 दे देगा, ऐसा तो नहीं करेगा। तो जब आप इस क्वेश्चन में टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, जो इतना टाइम लिख रहे हो, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा? दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको उनके आंसर्स में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो सारे क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो यहां पे तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा। आप थोड़ा छोटा लिखोगे तो क्या होगा? 7 मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे तो आपने 2 गेन किए, पर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपने 3-3 4-4 मार्क्स गंवा दिए। तो इसमें अल्टीमेटली लॉस क्या है? आपका। तो इसलिए आपके आंसर्स में क्या होनी चाहिए? हमेशा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो तो उसका आंसर कैसे करें। ये तो हमने आंसर कर दिया। अब एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे किया जाए, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आंसर किए जाएं। अब कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले कुछ ध्यान रखो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको कोई सिचुएशन दे दी गई कि एक्स मर्डर्ड वाई, ठीक है, बट ही वॉज रियली एंग्री, ठीक है, ही वॉज रियली एंग्री विद एक्स बिकॉज एक्स हैड मेड सर्टेन कमेंट्स। एक्स ने कुछ ऐसा बोला था, वाई ने ऐसा कुछ बोल दिया था एक्स को, ठीक है, जिसकी वजह से एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया गुस्से में आके। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कौन सा डिफेंस लगेगा मर्डर का, ठीक है, क्या ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आएगा। तो इस तरह का एक आपको क्वेश्चन दे दिया और बोला कि एज अ जज यू डिसाइड। अभी इस तरह के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था कि राइट अबाउट फंडामेंटल राइट्स गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है? आप सबसे पहले लिखो ब्रीफ फैक्ट्स। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस, जो भी आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है वो 1-2 लाइन में इसका ब्रीफ फैक्ट्स लिख दो, जो भी प्रॉब्लम आपको दी गई है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कि वो किस किस लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे ब्रीफ फैक्ट्स लिख दिए 2 लाइन में, फिर प्रिंसिपल ऑफ लॉ इसमें क्या है? रिलेटेड टू सेक्शन 300 इंडियन पिनल कोड। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ कौन कौन से प्रोविजंस वगैरह हैं वो लिख दो। फिर उसके बाद इश्यूज, ठीक है, इश्यूज टू बी सेटल्ड और इश्यूज लिख दो केवल, कि कौन कौन से इश्यूज आते हैं। तो अब इशू क्या है इस क्वेश्चन में? इशू क्या है कि क्या वेदर एक्स एक्टेड अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ये इशू हो गया क्योंकि आपको डिसाइड करना है। फिर उसके बाद आप इसमें क्या लिखो? रिलेटेड जो भी केसेस हैं, प्रेसिडेंट्स, ठीक है, या इसकी हेडिंग डाल सकते हो
यहाँ पे लिख सकते हो रीजनिंग, ठीक है। और इसी रीजनिंग में आप क्या करोगे, अपने प्रेसिडेंट्स, मतलब जो भी आप लॉज वगैरह, जो केस लॉज वगैरह साइट करना चाहते हो वो आप साइट कर दो और ये बोलो कि इस तरह के केसेस में ऐसा बोला गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको रीजनिंग रहने दो, रीजनिंग में आप केस लॉज डाल दो अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, डिसीजन, ठीक है, और कंक्लूजन। तो आपको इन 5 हेड्स में इस क्वेश्चन का आंसर, जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसका आंसर दे देना है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैसे करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आंसर, राइट। आप ये वीडियो देखिए, आपको कैसा लगा मुझे बताइए, और उसके बाद भी अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, मैंने कोशिश की है मैं बहुत इलैबोरेटली आपको समझाऊं, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके बताओ। हमारे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, आप उस पर बताओ, राइट। पर और मैं एक बात के लिए आपको अश्योर कर दूं, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, जो मैंने तरीका आपको बताया है, वो चीज़ आप अगर कॉलेज में हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स में बहुत बड़ा इंक्रीज देखेंगे। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज यही है तरीका मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने का। बहुत सारे लोग, आपने जो लिखा है, आपने अगर इस तरीके से लिखा है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कुछ दूसरे लोग होंगे जिन्होंने कंटेंट आप जितना ही लिखा होगा या शायद आपसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लिखा होगा, बट अगर उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो उनके मार्क्स अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि आपको कितना नॉलेज है, राइट। उसको बस उतना पता है जो आपने अपनी कॉपी में लिखा है और कैसे लिखा है, तो वो मार्क्स उसी पे देने वाला है। आप इसको अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए इसके रिजल्ट्स आपके लिए कैसे रहे। थैंक यू।